दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो लास्ट क्लास में हमने बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, तो हमने एक तो ये अप्रोच दृष्टिकोण होता है कि उसके बारे में जाना, और उसके बाद हमने भारतीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, उनका क्लासिफिकेशन देखा, उनको वर्गीकृत जो किया गया वो हमने पढ़ा। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि जो परंपरागत उपागम थे उनके बारे में हमने जाना। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको तभी समझ आने वाला है, तो उसको देखें ज़रूर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आधुनिक उपागम। तो आधुनिक उपागम, होप सो आपको ट्रेडिशनल उपागम समझ आए होंगे। तो आधुनिक उपागम क्या होते हैं ये आज मैं बताने वाली हूँ। तो आपने जैसे कि पढ़ा ट्रेडिशनल में जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके बारे में आपने पढ़ा कि वो कुछ चीज़ों पर ही बल देते हैं, या आपने बहुत सारी चीज़ों उसके बारे में पढ़ी। तो वो कुछ जो मेन चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, लेकिन आधुनिक उपागम उससे बहुत ज़्यादा अलग है, जो नए तरीके से बातें करता है। तो राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कि इसका जो पहला पॉइंट है आधुनिक उपागम का, कि भाई वर्तमान काल में जितने भी राजनीति शास्त्रीय हैं उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को समझने के लिए, यानी आप देख सकते हैं कि वर्तमान काल में अगर हम देखें तो राजनीति शास्त्र जो हैं वो इतना अच्छा राजनीति का उनको ज्ञान हो के और वास्तविकता को उनको समझने के लिए क्या था, समाजशास्त्र सिद्धांतों का प्रयोग उन्होंने किया, ताकि वो क्या कर सके, राजनीतिक व्यवहारों और घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि भाई जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो किन चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डालते हैं, वो राजनीतिक व्यवहारों और क्या घटनाएं हुई हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो यही इन्होंने यहाँ पे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का क्या किया, प्रयोग किया, जो इन घटनाओं पर क्या डालता है, राजनीतिक जितने भी व्यवहार होते हैं या घटनाएं होती हैं उस पर क्या डालता है, ये प्रकाश भी डालता है, उसके बारे में बताता है। लेकिन हमने ट्रेडिशनल में पढ़ा कि वो कुछ चीज़ों में ही फोकस करता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी आपका ये दृष्टिकोण क्या है कि इस दृष्टिकोण में जो अगर हम देखें तो इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्था प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ये जो दृष्टिकोण है इसमें जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं या उनका जो भी उनकी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस चलता है या उनका जो स्टडी उनको किया जाता है, तो वो किस तरीके से, किस एक पर्सपेक्टिव में उन्हें लिया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में समझने में उनको क्या है, उनका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, चाहे वो सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव में हो, उसके परिप्रेक्ष्य में हो, तब उनका यानी राजनीतिक संस्थाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन कहते हैं, आपका ये दृष्टिकोण जो है वो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण है। और इसमें साथ साथ में क्या है कि अध्ययन करता है, यानी जो इसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी आंखों से सूक्ष्म यानी बिल्कुल छोटा छोटा करके कुछ चीज़ों को उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना, उसको अवलोकन करना, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या करते हैं, आधार बनाते हैं और उसको उसी तरीके से सूक्ष्म तरीके से काम करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और आगे उसके फिर क्या करते हैं, स्टडी यानी उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें स्थानीय संस्थाएं, जो लोकल आपकी गवर्नमेंट हो गई, या अगर बात करें ग्रामीण राजनीति पंचायत संस्थाओं की बात करें, तो ये सब ये सारी चीज़ें किसने इसको स्टडी किया है, किसने इसका अध्ययन किया है, ये सब अध्ययन किया है मानव शास्त्रियों ने, ठीक है। तो होप सो आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन, यानी जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, यानी जो गांधीवादी सोच है या उसका दृष्टिकोण है, उसमें भारतीय राजनीति का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो डॉक्टर मेहता का क्या मानना है कि भाई भारतीय जनजीवन के विकास की व्याख्या पश्चिमीकरण के औजारों से नहीं की जा सकती। यानी कि आपने अगर ज़्यादा पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में, तो वो भी पश्चिमीकरण का विरोधी करते थे। तो अब हम उनके दृष्टिकोण में देख रहे हैं, तो उनके दृष्टिकोण में डॉक्टर मेहता बताते हैं कि भाई भारतीय जनजीवन का जो विकास है, यानी जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका जो जीवन है, उसका विकास है, उसकी व्याख्या जो है पश्चिमीकरण यानी कि जो वेस्टर्न की अगर हम बात करें, तो उसके जितने भी टूल्स हैं, उसके जितने भी औजार हैं, उससे भारतीय जनजीवन का कोई भी विकास नहीं हो सकता है और ना ही किया जा सकता है। तो ये बात कहते हैं डॉक्टर मेहता, इनका कहना ये है। और वो ये कहते हैं कि वह विकास हेतु गांधीवादी मॉडल अपनाने पर अत्यधिक बल देते हैं कि भाई जो गांधीवादी मॉडल है
अगर विकास करना है तो गांधीवादी मॉडल की तरह क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और गांधीवादी मॉडल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वो इस पे बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, बल देते हैं। तो डॉक्टर मेहता का कहना ये था। और डॉक्टर मेहता क्या कहते हैं कि भाई डॉक्टर मेहता गांधीवादी व्यवस्था को जो है भारतीय जीवन के सर्वाधिक निकट पाते हैं कि भाई जो गांधीवादी व्यवस्था है वो भारतीय जीवन के सबसे ज़्यादा निकट माना जाता है। अगर कुछ भी हो सकता है ना, विकास करना भी है ना, तो वो कैसे होगा, जब हम गांधीवादी मॉडल को अपनाएंगे, उनके तरीके से चलेंगे। तो ये बोला है किसने, यहाँ पर जो डॉक्टर मेहता थे उनका कहना ये था, वो गांधीवादी मॉडल को बहुत सपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ वर्ग दृष्टिकोण, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण। तो आपने ये पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में कि जो मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण है वो होता क्या है। तो भाई भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन वर्ग, यानी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, आपने अगर वर्ग में देखा होगा तो ये हमें क्या बताता है कि संसार गरीबों का और अमीरों द्वारा शोषण, श्रमिकों का मालिकों द्वारा शोषण तथा किसानों का जमींदारों द्वारा शोषण पर आधारित है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने मार्क्सवादी के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा कि मार्क्सवादी हमेशा जो जोर देते हैं या जिसका सपोर्ट करते हैं वो मजदूर है, वो पूरा जो निचली जो क्लास होती है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि जितने भी बड़े पूंजीवादी हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, वो हमेशा किसको शोषित करते हैं, यहाँ पर वो शोषण करते हैं किसका, छोटे छोटे किसानों का, श्रमिकों का। तो यहाँ पर किस बात को लेकर बताया जा रहा है कि भाई संसार जो है गरीबों का अमीरों द्वारा शोषण, यानी गरीब किसके द्वारा शोषित होते हैं, अमीरों के द्वारा, श्रमिकों का मालिकों के द्वारा, यानी जो लेबर्स हैं वो बड़े बड़े मालिकों के द्वारा एक्सप्लॉइट होते हैं, शोषित वो करते हैं, किसानों का जमीरों द्वारा शोषित पर आधारित है, यानी किसान किससे शोषित होते हैं, यहाँ पर जमींदारों से। तो यहाँ पे शोषण की बात कौन करता है, मार्क्सवादी और लेनिनवादी। तो पूंजीवाद और श्रमिकों में निरंतर वर्ग संघर्ष चलता है। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा कि पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच जो निरंतर वर्ग संघर्ष है, और इसके बारे में बहुत बड़ी जो मार्क्सवादी थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसमें पूरा जो है वर्ग संघर्ष के बारे में ही बताया गया है। तो ये दृष्टिकोण क्या है, वर्ग दृष्टिकोण क्या है, ये पूरा वर्ग को लेकर है कि किस तरीके से वर्ग संघर्ष चलता है। और ये हमेशा किस चीज़ को लेकर अध्ययन करता है भाई, कि वर्ग किस तरीके से जो है छोटे छोटे वर्ग वो कैसे शोषित होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि भाई वर्ग दृष्टिकोण होता क्या है, मार्क्सवादी और लेनिनवादी दृष्टिकोण क्या है। तो ये और डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है संस्थानात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो संस्थानात्मक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के समर्थकों की क्या मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाएं हमारे राजनीतिक जीवन को आधार विकास का रूप प्रदान करती है। यानी जितने भी जो राजनीतिक संस्थाएं होती है ना, वो हमारे जितनी भी राजनीतिक जीवन है उसको आधार, यानी आगे किस तरीके से बेस बनेगा, और उसको क्या करती है, एक विकास का रूप भी प्रदान करती है। यानी संस्थाओं से सारा ही काम होता है। वह राज्य सरकार के विभिन्न अंग, उसके संगठन, नियम, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य इत्यादि का भी अध्ययन पर बल देती है। यानी आपने अगर देखा ही होगा संस्थाओं में जो सारा आ जाता है, वो राज्य हो गया, सरकार हो गया, इसके जितने भी संगठन, नियम, नागरिक के अधिकार हो गए, तो इन पर ज़्यादा बल देती है जो संस्थानात्मक दृष्टिकोण है, उस पर ये इन चीज़ों पर ज़्यादा बल देती है। तो इसमें यही बताया गया कि भाई ज़्यादा किस चीज़ पर बल दिया जाता है, और जैसे इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, तो उनकी भूमिकाओं का भी अध्ययन पर ये बल देती है। ये संस्थानात्मक जो दृष्टिकोण है वो इन चीज़ों पर ही क्या करेगी, ज़्यादा बल देगी और देती भी है। तो अब इसमें क्या है कि स्पष्ट यही है कि भाई औपचारिक संस्थाओं के अतिरिक्त, यानी औपचारिक संस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ हम अनौपचारिक संस्थाओं की बात भी करते हैं। उनके तत्व भी राजनीति में क्या है, प्रभावकारी। अगर आपने पढ़ा होगा औपचारिक संस्थाएं तो हैं, लेकिन साथ साथ में जो अनौपचारिक संस्थाएं होती है वो भी राजनीति में क्या करती है, अपना प्रभावकारी भूमिका अदा कर रही हैं और करती हैं। तो जो समकालीन विद्वान है उन्होंने ये कहा है कि केवल संस्थाओं और कानूनी शासकीय ढांचे का ज्ञानी राजनीति के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट, यानी अगर हम बोलेंगे कि भाई सिर्फ कानूनी या शासकीय ढांचा ही सब कुछ है तो नहीं है। हम बोलेंगे औपचारिक संस्थाएं सब कुछ करती हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अनौपचारिक संस्थाओं के द्वारा भी बहुत काम किए जाते हैं। और लास्ट वन आपका है व्यावहारिक दृष्टिकोण, लास्ट 6 पॉइंट। तो इस दृष्टिकोण के द्वारा प्रत्येक विषय व्यक्ति को एक पदार्थ की तरह है जिसका अध्ययन प्रयोगशाला में किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें क्या है,
मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना कठिन है, यानी कोई भी मनुष्य है उसका व्यवहार करना बहुत ज़्यादा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति जो है क्या होता है, दूसरे मनुष्य की प्रकृति से अलग होती है। अगर आप देखेंगे, आप खुद भी जानते हैं कि हर एक मनुष्य की प्रकृति क्या होती है, दूसरे मनुष्य की प्रकृति से बिल्कुल अलग होती है। और यही क्या है, इसके अतिरिक्त मनुष्य के व्यवहार के दो पहलू भी होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो मनुष्य का जो बाहरी व्यवहार है, जो बाहरी मनुष्य का व्यवहार होता है उसका तो अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कौन कैसा है, किस तरीके से है, उसका अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो यही हम व्यवहारिक दृष्टिकोण देख सकते हैं कि भाई वास्तविकता ये होती है कि मनुष्य का जो है अध्ययन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। आप उसको बाहरी तरीके से, बाह्य रूप से तो देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो किस तरीके से, आप उसका अध्ययन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण, लास्ट टॉपिक था। और उसके बाद जो लास्ट इसमें आप देख सकते हैं कि जो परंपरागत उपागम है और जो आधुनिक उपागम है उनमें डिफरेंसेस क्या है, उनमें अंतर क्या है। तो इसका अंतर भी आप अच्छे से कर सकते हैं कि भाई जो पुराना, अगर हम देखें जो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, जो आप इसको वर्सेस कर सकते हैं कि वर्णनात्मक वर्सेस विश्लेषणात्मक अध्ययन है, उनमें क्या अंतर होता है कि जो वर्णनात्मक है वो हमेशा कुछ संस्थाओं पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करता है और उनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और व्याख्या में, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है। परंपरागत तरीके का वो सिर्फ कुछ चीज़ों में क्या है, बल देना समझता है। जबकि आधुनिक लेखकों की जो रचनाएं हैं या उन्होंने जो काम किए हैं वो बिल्कुल अलग है। वो किस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो सर्वेक्षण उन्होंने करे, आंकड़े इकट्ठे किए, जानने की कोशिश की, विधियाँ देखी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके चीज़ें की हैं। और आधुनिक विद्वानों ने जो अध्ययन क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा व्यापक बनाया है। जबकि अगर हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण की, तो वो सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर ही बल देते हैं और इतना व्यापक उन्होंने अध्ययन को नहीं किया है जितना व्यापक किसने किया है यहाँ पर, जो नए तरीके के, जो अभी के जो समकालीन तरीके के क्या है विद्वान हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है क्षेत्र को बहुत व्यापक किया है बजाय परंपरागत विद्वानों के। तो ये था आपका इसका डिफरेंसेस, और जो कुछ नए उपागम है उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो दृष्टिकोण था वो आपका ट्रेडिशनल भी हो गया और आपका मॉडर्न भी हो गया, परंपरागत भी हो गया और समकालीन तरीके का भी हो गया। तो इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। तो नेक्स्ट में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ाने वाली हूँ वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो फर्स्ट वीडियो भी देखें, तभी आपको सेकंड समझ आने वाली है। तो एक काम करना ना भूलें, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।